अपनी लीगल एबिलिटी की वजह से इस सेंटर में मीडिएशन किया होता तो शायद इतना पैसा ना खर्च होता, ना ऑब्जर्वर अपॉइंट होता, ना सेंटर की बेइज्जती होती। हर आदमी को पता है आज सेंटर में लड़ाई दंगा चल रहा है, जो बेइज्जती और रुसवाई हो रही है वो भरपाई उसकी नहीं हो पाएगी। लिंचिंग जैसे इशू आ गए, सांप्रदायिक तनाव, नफरतें फैलाना, इसे लेकर इस्लामिक कल्चर सेंटर को मुखर होना था, लेकिन वो मुखरता कहीं दिखी नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स आई इसीलिए है कि अगर सेंटर अपने मकसद में कामयाब होता, अपने सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहा होता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई होती। ये सेंटर वो सारे काम करेगा जिससे आपस में भाईचारगी पैदा हो। बेरोजगारी हमारे मुल्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हज़ारों लोगों को पिछले 20-25 साल में वहाँ जॉब दिलवाया है, जिससे फ़ायदा ये हुआ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाहर से लोग पैसा कमा के भेजते हैं इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे। नंबर 1, लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं, जो बाहर जाते हैं वो दुआएं देते हैं। तो आज अगर इस पोजीशन पे आया हूँ तो इस्लामिक कल्चर सेंटर की वजह से नहीं आया हूँ, अपनी दयानतदारी, अपनी मेहनत, अपनी रेपुटेशन से आया हूँ। हमारी टीम में एजुकेशनिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। इस सेंटर पॉलिटिक्स से दूर रहे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अपनी आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी जो है भाईचारगी के ऊपर है, वो आइडियोलॉजी जो है कम्युनल हार्मनी के ऊपर है, वो आइडियोलॉजी इस्लामिक कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने की है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव हो रहा है। कहने को और देखने के लिए ये बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन बहुत बड़ा चुनाव है। छोटा इसलिए कि मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, और बड़ा इसलिए कि पूरे देश के लोग इसके मतदाता हैं। पूरे देश में कोई राज्य शायद ही ऐसा हो जहां का आदमी इसका सदस्य ना हो। मेरे साथ में बात करने के लिए इस वक्त आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कई इंटरव्यू में आपने देखा कि कई उम्मीदवारों ने कहा है कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। जान लेते हैं कि जिस तरह सियासत से दूर रखने की बात कही जा रही है, तो सियासी लोग ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं। सर जी, आपका सवाल सही है। डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन हमने भी सुना है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर हैं, और दूसरे साहब सलमान खुर्शीद साहब हैं जो कि एक मारूफ और मशहूर लॉयर भी हैं और राजनीतिक आदमी हैं, सियासतदान हैं, कई दफ़े मिनिस्टर भी रहे हैं और मशहूर कांग्रेसी नेता हैं। ये तो दो लोग खुलेआम पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं। अब इस सेंटर में हम लोग ने भी अपोज किया कि सियासी पार्टी या सियासी आदमी की ज़रूरत नहीं है सेंटर में। उसकी वजह ये है कि ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो बनाया गया है वो राजनीति से परे है, राजनीतिक एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, और जो इसके बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए बनाया गया है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती हो। तो इसलिए इस सेंटर में राजनीति की कोई जगह नहीं है और पॉलिटिशियंस की कोई जगह नहीं है, और अगर राजनीति इस सेंटर में अगर आई तो शायद सेंटर जो है अपने काम में फेल जैसे रहा है रहेगा। ये हमारी सोच है, और इस सेंटर को नॉन पॉलिटिकल आदमी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का आदमी चाहिए, और ऐसा आदमी चाहिए जो राजनीति की बात न करता हो, क्योंकि ये भाई हमारे यहाँ राजनीति का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट चलाते हैं जो लोग, वो राजनीतिक पार्टीज़ होती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम गवर्नमेंट चलाना है। आज कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी होगी। सेंटर अगर वो भी पार्टी का एक हिस्सा बन जाएगी किसी पार्टी के साथ जोड़ के, तो अगर दूसरी पार्टी आएगी तो वो सेंटर को कैसे पनपने देगी। तो बेहतर ये है कि सेंटर पॉलिटिक्स से दूर रहे, ताकि जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाए या रहे उससे उसको मदद मिलने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सोच इसलिए चाहिए
कि अगर आपकी मर्जी मुताबिक पार्टी नहीं है पॉलिटिक्स पे, या जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपके यहाँ हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सेंटर को बेहतर बनाने में। तो लिहाजा इस सेंटर से पॉलिटिक्स को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, और इसकी बहुत बड़ी लड़ाई है। और मेंबर्स जो हैं इस वक्त बहुत नाराज़ हैं कि ये पॉलिटिकल लोग क्यों आ रहे हैं इसमें, या कोई पॉलिटिशियन क्यों आ रहा है, या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग क्यों आ रहे हैं, कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी क्यों आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अपनी आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी जो है भाईचारगी के ऊपर है, वो आइडियोलॉजी जो है कम्युनल हार्मनी के ऊपर है, वो आइडियोलॉजी इस्लामिक कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की है, ना कि कांग्रेस हो या एमआरएम हो या कोई भी पार्टी हो जिस उसकी आइडियोलॉजी की ज़रूरत इस सेंटर में नहीं है। अच्छा, आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। सलमान खुर्शीद खुद मिनिस्टर रहे हैं, और अबरार साहब हैं वो भी आईआरएस रहे हैं। माजिद तालिकोटी का आपने जिक्र किया ही कि वो उनकी जो संगठन है उसका फ़िलहाल सरकार में दखल है। तो आप तो सर एक आम आदमी की तरह इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे इनके सामने? जी, इसमें एक नाम आपने नया लिया अबरार साहब का। वो रिटायर्ड आईआरएस हैं और 20-25 साल से वो भी वहाँ पर किसी न किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व रहे हैं, बीओटी रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं। अब वो इन्हीं लोगों की नाकामी की वजह से आज सेंटर में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं लोगों की नाकामयाबी की वजह से, तो हमारी राय ये है कि कोई ऐसा शख्स जो 20 साल 25 साल या 15 साल वहाँ रहा है, उन लोगों के साथ जिन्होंने इस सेंटर को इस हाल पे पहुँचाया है, उसको बिल्कुल हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। और अबरार साहब रिटायर्ड आईआरएस है, सीनियर हैं हमारे, उनसे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन सेंटर के लिए वो बिल्कुल फेल रहे हैं। वो क्या फेल रहे हैं, जितने लोग उस मैनेजमेंट बॉडी में रहे सभी फेल रहे हैं। तो उसमें से ये क्योंकि एक अहम पोस्ट पे थे, ये इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और अब ये ना अहम पोस्ट पे रहे हों, अब एक अहम पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो इनको बहुत जिम्मेदारी से देखना चाहिए कि क्या इनको चांस मिलना चाहिए। जो ऑलरेडी कह चुका हो कि 20 सालों में जो हमसे गलतियां हुई हों वो हमको लोग माफ़ कर दें। अब 20 साल की गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे और नई पोस्ट के लिए वो आ गए हैं। अब रहा सवाल सलमान खुर्शीद साहब का। सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी रहे हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन इस सेंटर को कभी अपने मंत्रालय से कोई फ़ायदा नहीं। एटलीस्ट जब माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे तब तो कोई फ़ायदा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को पहुंचा सकते थे, कभी नहीं पहुंचाया। बहुत अच्छे वकील हैं, बड़े नामवर वकील हैं, बड़े अच्छे कद के आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अगर एज ए पर्सन देखें वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इस सेंटर के लिए वो कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे उसके लिए ज़रूर हम मेंबर्स के पास पे बहुत सवालात हैं। क्योंकि ये एक दफ़े और इलेक्शन लड़े थे 2009 में जी। उससे पहले 2004 में इन्होंने एक अपना आदमी लड़ाया था अली जावेद के नाम से, वो हार गए थे। 2009 में फिर खुद लड़े तो हार गए, लेकिन 2009 के बाद से 2024 15 साल हो गए। 15 साल में कभी कोई एजीएम या एसजीबीएम या सेंटर में एक 1.25 साल से 15 महीने से लीगल बैटल चल रही है, किसी तरह से इन्होंने कोई खिदमत या मीडिएट करने की खिदमत देने की कोशिश किया या कोई मीडिएशन का रास्ता निकाला। आज अगर अपने हुनर से, क्योंकि लॉयर है, मारूफ लॉयर है, ये जब से ये मुकदमेबाजी चल रही है, सेंटर का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। एक अंदाज में ये फिगर बता रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी लीगल एबिलिटी की वजह से इस सेंटर में मीडिएशन किया होता तो शायद इतना पैसा ना खर्च होता, ना ऑब्जर्वर अपॉइंट होता, ना सेंटर की बेइज्जती होती। हर आदमी को पता है आज सेंटर में लड़ाई दंगा चल रहा है और 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। ये कोर्ट हर छोटी सी बात के लिए ऑब्जर्वर साहब कहते हैं जाओ कोर्ट जाइए, कोर्ट से लाइए। अभी जो दूसरे शहर के मेंबर्स हैं जो दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं,
उनके लिए भी ई वोटिंग की फैसिलिटी लाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, जबकि ऑब्जर्वर साहब SGBM में ई वोटिंग करा चुके थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी कोर्ट के लिए। लेकिन हम लोग को जो केस चला उसी में एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ा कि भाई आप ऑब्जर्वर को ये एडवाइस करें कोर्ट के ई वोटिंग जब SGBM में 2 दिन की नोटिस पे करा सकती थी तो फिर करा दे। लेकिन फिर लर्नेड ऑब्जर्वर ने ऑप्शनल ई वोटिंग दूसरे शहर के मेंबर्स के लिए किया है। खैर, कुल मिला के बहुत ज़्यादा नुकसान इस सेंटर का हुआ है, नाम से भी और पैसों से भी। और मेंबर्स के पैसे खर्च हो रहे हैं और किसी के खर्च नहीं हो रहे। पैसों की नुकसान तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो बेइज्जती और रुसवाई हो रही है वो भरपाई उसकी नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, पिछले कुछ वर्षों में लगातार मुसलमानों को उन बातों को इशू बनाया गया जो इशू नहीं बन सकती थी। जाहिर है वो सियासत की वजह से बने, लेकिन जैसे लिंचिंग जैसे इशू आ गए, सांप्रदायिक तनाव, नफरतें फैलाना, इसे लेकर इस्लामिक कल्चर सेंटर को मुखर होना था, लेकिन वो मुखरता कहीं दिखी नहीं। देखिए, ये सवाल आपका बड़ा पेचीदा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो इस सवाल का जवाब वो लोग दे सकते हैं जो वहाँ की मैनेजमेंट बॉडी को लीड कर रहे थे, जो उसके मैनेजमेंट बॉडी में थे, वो इस सवाल का जवाब ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। और रहा सवाल, ये जितनी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आई इसीलिए है कि अगर सेंटर अपने मकसद में कामयाब होता, अपने सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहा होता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई होती। यही मेरा इसका जवाब है। अगर आपको मौका मिलता है, आप प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो तब जो ये इश्यूज हैं जिन्हें इशू बनाया जा रहा है, जो नॉन इश्यूज नहीं बनाना चाहिए, ये गलत फहमियाँ हैं, भ्रामक प्रचार है, दुष्प्रचार है मुसलमानों के खिलाफ, उसे दूर करने के लिए आप कोई कदम उठाएंगे? देखिए, सेंटर मुसलमानों के खिलाफ की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई काम हुआ है या किसी ने किया है तो बहुत चंद लोग हैं। एक बहुत बड़ी तादाद या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की जो बहुत ही मिलनसार भाईचारगी पे बिलीव करती है। और ये सेंटर वो सारे काम करेगा जिससे आपस में भाईचारगी पैदा हो और किसी तरह का कन्फ्यूजन या किसी तरह की रंजिश ना हो, बल्कि एक दूसरे के गले में गला मिला के बात करें, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बात करें और एक दूसरे को अपना भाई समझें और मोहब्बत बांटें, ना कि नफ़रत बांटें। तो ये सेंटर वो सारे काम करेगा जिससे आपस में मोहब्बत और भाईचारगी बढ़ाई जा सके। अच्छा, एक घटना घटी थी, इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ हिंदूवादी युवकों ने जाकर के उस बोर्ड से इस्लामिक वर्ड हटा दिया था, उसको ढक दिया था स्टिकर से। देखिए, इस तरह के फ्रेंच एलिमेंट्स होते हैं, नादान लोग होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन किसी एक या दो या चार लोगों की इस तरह की गलती से आप पूरे समाज को जिम्मेदार तो नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के लोग कैसे पैदा हो रहे हैं? अगर हम अपने मकसद में कामयाब होते, हम अपने मोहब्बत की बात करते, हम इस्लामिक वैल्यूज़ की बात करते, हम इस्लामिक कल्चरल एक्टिविटीज़ को दूसरे मज़हब तक पहुंचाते, तो शायद ये सब ना होता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामिक कल्चर सेंटर अब तक इन चीज़ों को करने में नाकाम रहा है? पूरे तौर से नाकाम रहा है। और अब नई जो बॉडी बन के आएगी, हमको तो पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हम लोग के साथ कोई पास्ट बैगेज नहीं है, तो मेंबर्स हम लोग को चांस देंगे, क्योंकि 6 महीने से जिस तरह से हम लोग ने मेहनत की है इस सेंटर की बेहतरी के लिए, तो मेंबर्स हम लोग को चांस देंगे, ज़रूर देंगे। अगर उनको लगेगा कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, सेंटर को बेहतर बना सकते हैं, और अगर मेंबर्स को लगता है किसी और को भी चांस देंगे, तो अब इस इलेक्शन में पहली बार ये सारी बात इतनी ज़्यादा डिस्कस की गई है कि सेंटर बना क्यों था। तो अब कोई भी टीम आएगी तो जिस चीज़ के लिए सेंटर बना था उस पर ही काम करेगी और वो मजबूर होगी कि उस पर काम करें, अदरवाइज मेंबर्स अब उनको बख्शेंगे नहीं। अच्छा, आपके एक प्रतिद्वंदी हैं, मैं अभी उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मैन पावर का काम करना और इस्लामिक कल्चर सेंटर चलाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये शेयर ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी सिर्फ मैन पावर की कंपनी नहीं है, हमारे कम से कम 4-5 अलग अलग
तरह की कंपनी है, जिसमें से एक कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी है, जिसमें हम ये बात बताते हैं कि हिंदुस्तान से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जितना हम लोग ने रिक्रूटमेंट करके बाहर भेजा है वो कोई किसी कंपनी ने नहीं भेजा होगा। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हॉस्पिटल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हॉस्पिटल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, ये सारे और जो बड़े कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सबको इंडियन नर्सेस की, इंडियन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, इंडियन पैरामेडिकल टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ने एक अच्छी रिक्रूटमेंट कंपनी बना के लाखों तो नहीं, हज़ारों लोगों को पिछले 20-25 साल में वहाँ जॉब दिलवाया है, जिससे फ़ायदा ये हुआ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाहर से लोग पैसा कमा के भेजते हैं इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट इस तरह के काम को प्रमोट करती है, लाइसेंस देती है और लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि आप रजिस्टर्ड मैन पावर एक्सपोर्टर हैं, आप लाइसेंस लेके ये करें, क्योंकि बेरोज़गारी हमारे मुल्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप यहाँ के लोगों को आप बाहर जब भेजते हैं तो यहाँ रोज़गार की अपॉर्चुनिटी और बढ़ाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आदमी बाहर जाता है तो पैसे कमा के जब वापस अपने घर भेजता है तो वो एक फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में आता है पैसा। तो ये तो एक काम है हमारा। दूसरा काम हमारा हेल्थ केयर का है। हम लोग मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स चलाते हैं। तो सिर्फ ये बदनाम करना कि मैन पावर एक्सपोर्टर है तो वहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, नहीं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दें कि उस कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन उस कंपनी का फाउंडर हूँ और प्राउड फाउंडर हूँ, क्योंकि उस कंपनी को शुरुआत हमने की है और उस कंपनी की वजह से लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं। जो बाहर जाते हैं वो दुआएं देते हैं, क्योंकि एक आदमी किसी घर का जाता है तो 8 आदमी उसकी कमाई पर पलते हैं, तो बहुत दुआएं मिलती हैं और उन्हीं की दुआओं की वजह से आज हम लोग पहचाने जाते हैं, आज हमारी इज्जत है। और मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, बहुत बड़ा हिस्सा उस फॉरेन एक्सचेंज का इसी चीज़ से आता है। जो लोग बाहर काम करते हैं वो पैसे भेजते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और मैं अब उस कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन फाउंडर ज़रूर हूँ। और आज अगर इस पोजीशन पे आया हूँ तो इस्लामिक कल्चर सेंटर की वजह से नहीं आया हूँ, अपनी दयानतदारी, अपनी मेहनत, अपनी रेपुटेशन से आया हूँ। तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हमको ज़रूरत नहीं है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अब मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, क्योंकि आज जिस भी हैसियत में है वो समाज की से ही पैसे हमारे पास आए हैं, समाज से ही पैसे कमाए हैं। जब समाज से कमाए हैं तो अब समय आया है, वक्त आया है कि अब हम उनको वापस किसी तरह से उनके को शुक्रिया अदा करें और उनकी बेहतरी के लिए काम करें, जो इस समाज या इस कौम के लोग ज़रूरतमंद हैं। इसलिए हम आए हैं। सर, आखिरी सवाल है आपसे। हेल्थ का जिक्र हुआ आ चुके, हेल्थ तो बिगड़ी हुई है इस्लामिक कल्चर सेंटर की भी, उससे सुधार पाएंगे? मौका मिलता है तो? जी बिल्कुल सुधारा जाएगा। इसीलिए हमारी टीम में हर तरह के एक्सपर्ट हैं इलाज करने के लिए। सेंटर की हेल्थ इंसान की हेल्थ की तरह से नहीं बिगड़ी है कि इंसान की हेल्थ बिगड़ती तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सेंटर की हेल्थ को सुधारने के लिए हमारी टीम में एजुकेशनिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो सेंटर के सेहत को ठीक रखने के लिए जो टीम बनाई उसमें हर तरह के एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो सेंटर की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अभी ख़राब है, लेकिन आप उम्मीद रखें कि आगे इसकी सेहत ज़रूर अच्छी होगी और उसके वजह से हमारे पास इस गुलदस्ते में हर तरह के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे आसिफ हबीब साहब। शायर का एक शेर है कि दुनिया से तजर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मिला है मुझको वो लौटा रहा हूँ मैं। जो बातचीत आपने देखी उसमें आसिफ साहब जिन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ है वो समाज का दिया हुआ है और अब वक्त है खिदमत खल्क करके उसे समाज को लौटाने का। इसी उद्देश्य के साथ वो चुनावी मैदान में है। वो कामयाब होंगे नहीं होंगे ये चुनाव के नतीजे आपको बता देंगे।